अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th का चैप्टर करेंगे अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें रूल्स एंड लॉज की बात की गई है। जैसे कि देखिए फैमिली जो हमारा बेसिक यूनिट है सोसाइटी में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, फैमिली। तो फैमिली में क्या होता है, वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट लेवल पे हमारी जैसे कि सोसाइटी में। तो इनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इस इन सभी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इन यूनिट्स की ये डिपेंड करती हैं कुछ रूल्स और लॉज के ऊपर, जो कि किसी कंट्री द्वारा रिकॉग्नाइज्ड मीन्स बनाए गए हैं या किसी कम्युनिटी में या किसी समाज द्वारा बनाए गए हैं, ताकि रेगुलेट कर सकें वो एक्शंस को, जो कि उसके मेंबर्स हैं उनके एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। तो इस इट मीन्स क्या है हमारा, कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा रूल्स है, जो जिस तरह फैमिली एक छोटी सी यूनिट है हमारी सोसाइटी में, उसी तरह इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए डिफरेंट लेवल पे, तो उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, बढ़िया फंक्शनिंग के लिए उनके लिए कुछ रूल्स एंड लॉज बनाए गए हैं, जो कि उस कंट्री द्वारा रिकॉग्नाइज्ड मीन्स माने गए हैं, बनाए गए हैं, उनको रिकॉग्निशन दी गई है, उस कम्युनिटी द्वारा दी गई है, ताकि जो एक्शंस हैं उस इंस्टीट्यूशन के या ऑर्गेनाइजेशन के या पीपल के या मेंबर्स के, वो ठीक से काम कर सकें। तो अब देखिए आप सोचिए ज़रा कि सपोज़ कोई कीजिए कि आपके पा अब आप क्या होगा इफ़ ऑल वी डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अगर मान लीजिए हम ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानते तो क्या होगा, जब भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं रोड पे, हम ट्रैफिक रूल्स नहीं मानेंगे। तो देखिए क्या होगा, हर एवरीबॉडी, एवरी इंडिविजुअल वुड फील अनसेफ। हर कोई आदमी अपने आप को अनसेफ फ़ील करेगा, क्योंकि देखिए कोई किस साइड जाएगा, कोई लेफ्ट साइड जाएगा, कोई राइट साइड जाएगा, तो इससे क्या होगा, हर आदमी सेफ नहीं, अनसेफ है। तो इसलिए ऑल ऑफ अस क्या, हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ताकि हमारी जो डेली लाइफ है डे टू डे वो चलती रहे। तो इसलिए देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है रूल्स का होना, लॉज का होना। तो देखिए रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, कंट्री के हर सिटीजन को, जो भी उसमें रह रहे हैं, वो इक्वल है इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ के सामने वो इक्वल है, कानून के नज़र में वो एक ही बराबर है सब। तो देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है कास्ट बेसिस पे, रिलीजन मीन धर्म के बेस पे, सेक्स मीन मेल या फीमेल होने के बेस पे, सोशल में सोसाइटी में उसका क्या स्थान है इस बेस पे, या इकोनॉमिक मीन उसके पास कितना पैसा है, इस बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं है। तो हर एक आदमी कानून की नज़र में बराबर है। अगर वो गलती करता है तो कानून अगर उसको सज़ा दे सकता है। तो एवरीबॉडी इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो सेट ऑफ रूल्स, तो हर किसी को कुछ रूल्स को मानना पड़ेगा, कुछ लॉज को मानना पड़ेगा। अब उसमें चाहे वो लोग हों उस देश के, चाहे वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हों, जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल मीन जो एमपी, एमएलए, नेता लोग को हम चुनते हैं, लोग चुनते हैं, चाहे वो लोग हों, जो कि गवर्नमेंट को बनाते हैं। तो मीन्स जो रूल्स हैं और लॉज हैं वो लोगों को भी मानने हैं, सिटीजन्स को भी मानने हैं, और जो हम सरकार चुनते हैं, जो सरकार बनाते हैं लोग, उनको भी मानने पड़ेंगे। उनके लिए, सबके लिए बेस है। तो इन फैक्ट जो रूल ऑफ लॉ है वो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक फाउंडेशन है, एक नींव है किसकी, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की, जिसमें हर एक सिस्टम में आदमी, लोकतंत्र सिस्टम की एक मजबूत नींव है। तो इसके बेसिस क्या हैं, ऑल टाइप्स ऑफ, इसमें इक्वलिटी सबके लिए ये बराबर हैं। तो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ डिमांड क्या करता है, कि हु आर ऑक्युपाइंग पोजीशंस ऑफ पावर, कि जिनके पास आज पोजीशंस अच्छी हैं, जो पावर में हैं, शुड नॉट बी अलाउड, उनको भी हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो एक्ट करें आर्बिट्रली या अनलॉफुल मैनर में, कि वो कानून को तोड़ें या कानून का बात ना माने। तो वो अगर किसी के पास पोजीशन भी है, पावर भी है, तो उसको भी ये हम अलाउ नहीं करेंगे कि आप लोग कानून तोड़ सकते हो, या आपको तो कुछ नहीं कहेंगे। ऑन द अदर हैंड कॉमन मैन, जो हमारा कॉमन आदमी है कंट्री का, उसको भी हम प्रोटेक्शन देते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, ताकि ही शी जो भी है, हर हिम, वो इंजॉय कर सके अपनी इक्वल राइट्स को। देखिए जिस तरह एक बड़ा आदमी हमारे देश में कोई नेता है, मान लीजिए कोई अमीर आदमी है, तो उसको भी हम अलाउ नहीं करते कि आप लोग कानून तोड़ सकते हो, और एक आम आदमी है जो, उसको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, कि वो इक्वल, उसको राइट्स देने हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज इक्वल देनी है। अब लेट अस नॉट फॉरगेट, हमें नहीं भूलना चाहिए दैट इक्वल राइट्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट डिस्चार्जिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो इक्वल राइट्स हैं, हमारे हक हैं, वो तभी हैं जब हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी उत्तरदायित्व भी होगी, कुछ हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती हैं। मान लीजिए बात करें कि हमारे रूल है कि हम कहीं भी इंडिया में घूम सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमने कोई गलत संदेश नहीं भेजना, हमने कोई वेपन्स नहीं लेके जाने, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में होती है।
तो आइए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देखिए एक बॉडी है, एक फंडामेंटल रूल्स की एक बॉडी है, जो बुक है, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है कंट्री की वो फंक्शन करती है। उसमें सब रूल्स लिखे गए हैं कि गवर्नमेंट ने कैसे काम करना है, कौन किसको चुनेगा, कौन कैसे काम करेगा, ये सब चीज़ें उस बुक में लिखी हुई हैं। तो इसमें इट कंटेन पावर्स हैं, इसमें फंक्शंस हैं वेरियस ऑर्गन्स की, जो गवर्नमेंट के अलग अलग अंग हैं। अंग मीन्स स्टेजेस हैं, जैसे कोई सीएम है, कोई पीएम है, तो उनको हर एक किसी को बता रखा है कि आपकी क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शन है, और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, आपस में उनका क्या लेना देना है, उनको कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किससे डील करेगा, कैसे करेगा, ये सब कुछ उसमें बताया गया है। और ये आल्सो ये भी डिफाइन करती है कि राइट्स ऑफ सिटीजन की, हमारे सिटीजन्स के, जो देश में रह रहे लोग हैं, उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनके हक हैं, और रिलेशन क्या है उनका गवर्नमेंट के साथ, सिटीजन्स का। अब देखिए, हमें पता है हमारा गवर्नमेंट के साथ यही रिलेशन है कि हम गवर्नमेंट को चुनते हैं और गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है। तो इसलिए इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप, जो इंडिया का लोकतंत्र सिस्टम है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पिवट मीन्स एक बहुत बढ़िया और प्राइमरी सोर्स है आवर लॉ का, हमारे कानून का एक मेन सोर्स है जो हमें कानून देता है। तो ये हमें गिव गिव करता है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये हमारे मौलिक अधिकारों को डिटेल में बताता है कि हमें डिस्क्राइब करके भी क्या क्या हमारी अधिकार हैं, ऑन द बेसिस विच, जिसके बेसिस पे लॉज बनाए जाते हैं और कंट्री काम करती है। हमारे जो रूल्स हैं, हमारी जो हक हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमारी कंट्री में लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, और कंट्री हमारी काम करती है। तो आगे देखिए, बात करते हैं नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें ऐसी बुक की, ऐसे संविधान की क्या जरूरत पड़ी कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलें। देखिए, इसका रीज़न बहुत बढ़िया रीज़न है कि इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, एक बहुत बड़ी कंट्री है। वास्ट में इसमें वैराइटीज़ काफ़ी हैं। इसमें देखिए वेरियस फिजिक्स भी बहुत चेंज है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे रेगिस्तान है, और कहीं पे कोस्टल एरियाज़ हैं। तो डिफरेंट तरह की फिजिक्स है। कल्चर भी हमारे लोगों का डिफरेंट डिफरेंट है। कश्मीर साइड और तरह के लोग हैं, पहरावा हमारा, केरला साइड और तरह है, हरियाणा पंजाब में और साइड पहरावा है। तो हमारी जो सोशल डाइवर्सिटीज़ भी है, हमारा सोसाइटी में भी काफ़ी रीति रिवाज हैं जो कि बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। तो डिफरेंट पीपल, अलग अलग पीपल जो हैं, डिफरेंट जो रीजन्स मीन्स एरियाज़ के हैं, जो स्पीक करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल में वो रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल खाना पीना अलग है। तो ऐसे लोगों की जो डिफरेंट बिलीव्स में उनकी सोच अलग है, उनके एक्शंस अलग हैं, और उनकी मैनी थिंग्स कॉमन भी हो सकती है, लेकिन तो जेट फिर भी दे मे और मे नॉट एग्री, हो सकता है वो किसी बात पे, किसी इशू पे एग्री भी हो जाएं और एग्री ना भी हो जाएं। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत, और कुछ लॉ कानून, जो सभी को एक्सेप्टेबल होंगे। किस बेसिस पे होंगे जी? लाइफ के बेसिस पे, गवर्नेंस के बेसिस पे। वो लॉज, वो सिद्धांत, वो जो सेट ऑफ रूल्स है, वो इस बेस पे होंगे कि हमने लाइफ कैसे बेसिक जीनी है, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट कैसे चलनी है। तो इट इज़ ए मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसका बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ है, एक फ़ायदा ना होकर, पर्पज़ ना होकर, कई पर्पसेज़ हैं। तो ये कैटर करता है, हमारी नीड्स को पूरा करता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को, हमारी फ्यूचर एस्पिरेंट्स, हमारे जो हमारे जो सपने हैं उनको, आइडल, हमें आइडल सेट करता है, हमारा सेट करता है बिफोर अस भी, हमें क्या करना है, क्या बनना है। तो इन सबको रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, फॉलोइंग जो पर्पसेस को फुलफिल करता है। तो फर्स्ट क्या है, ये डिफाइन करता है हमारा नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि कौन सी गवर्नमेंट किसको रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सी गवर्नमेंट चुनेगा, हम कौन से लोग चुनेंगे गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट आगे कैसे आगे और उनको चुनेगी, राज्यपाल क्या करेगा। तो ये सब चीज़ें नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिक्स बताता है कि हमारी पॉलिटिक्स कैसी है। सेकंड ये क्या है, सिग्निफिकेंट, बहुत ज़रूरी गाइडलाइंस देता है, हेल्प करके जो करती है हमारी डिसीजन मेकिंग में, जो कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जुड़ी है। लोकतंत्र में डिसीजन लेना है, तो देखिए जो डिसीजंस है वो कौन लेगा, हाई कोर्ट लेगी, जब पीएम लेगा या प्रेसिडेंट लेगा, किस तरह के डिसीजंस लेगा, कौन किसको राय दे सकता है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। थर्ड क्या है, लेज डाउन रूल्स, कोई रूल्स बनाने हैं, किस लिए, हमें सेव करने के लिए, अगेंस्ट मिसयूज़, हमारी पावर को मिसयूज़ ना करे कोई, या हमारी अथॉरिटी को कोई नुकसान ना करे, यूज़ ना करें। तो जिससे क्या होता है, इनजस्टिस ना हो। तो इस तरह से ये हमें सेफ भी करता है कि हम हमारे पावर वगैरह, हमारी अथॉरिटी वगैरह, हमारी जो इनजस्टिस हमारे साथ नहीं होगा। आगे क्या है, देखिए गारंटी देता है ये हमें कि राइट बेस्ड, कि हम इक्वल हैं सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जस्टिस में। मान लीजिए सामाजिक तौर पे भी,
पॉलिटिकल टॉप टाइप पे भी और इकोनॉमिकल पैसे वाइज भी हम सब कानून की नज़र में इक्वल हैं, चाहे हमारा स्थान कितना बढ़िया सोसाइटी में हो, कितने ज़्यादा हम इकोनॉमिकली पैसे वाले हों, चाहे पॉलिटिकल लेवल में हम कितनी ज़्यादा पहुँच रखते हो, लेकिन कानून की नज़र में हम एक हैं, बराबर हैं। इंश्योर्स दैट, ये इंश्योर करता है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स भी डिप्राइव नहीं किए जाएंगे, उनको भी वंचित नहीं रखा जाएगा कुछ बेनिफिट्स से जो कि मेजोरिटी ग्रुप को है। मान लीजिए हमारा इंडिया में मुसलमान कम हैं और हिंदू ज़्यादा हैं, तो हमारे ये नहीं है कि हिंदू जो लोग हो गए वो मेजोरिटी में हो गए, मीन जो ज़्यादा संख्या में हो गए, और मुस्लिम लोग जो होंगे वो कम संख्या में हो गए, माइनॉरिटी में हो गए। तो हम उनका भी ध्यान रखेंगे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स में, जैसे ईसाई लोग हैं, कम हैं, तो उनका भी हम ध्यान रखेंगे, उनको भी हम डिप्राइव नहीं करेंगे, वंचित नहीं करेंगे बेनिफिट से, उन सुविधाओं से जो कि हम मेजोरिटी को दे रहे हैं, बड़े ग्रुप्स को दे रहे हैं जो मेजोरिटी में हैं। तो ये इंश्योर करता है कि मेजोरिटी ग्रुप भी डोमिनेट नहीं करते माइनॉरिटीज़ को। मान लीजिए कोई ग्रुप बड़े लेवल पे है, मान लीजिए सारे के सारे कोई लोग पंजाबी ज़्यादा हैं, वहाँ पे हरियाणवी लोग थोड़े हैं मान लीजिए, तो वो पंजाबी लोग हरियाणवी को दबा नहीं सकते, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को मेजोरिटी वाले दबाया नहीं सकते। तो आगे नेक्स्ट है, इसमें ये गार्ड करता है हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, हमारे जो अंतरराष्ट्रीय, हमारे जो राष्ट्रीय जो इंटरेस्ट हैं उनको भी ये गार्ड करता है। नेक्स्ट इसमें ये डज नॉट अलो, ये अलाउ नहीं करता कि डिक्टेशनशिप की बंदा अपनी चलाए। लोकतंत्र में क्या है, हर सिस्टम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलती है, एक सिस्टम वाइज है, रूल्स वाइज है, ये नहीं भी कोई अपनी ही तरफ से कुछ चला देगा जिस तरह की पाकिस्तान में होता है। तो जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये एक प्ले करती है क्रूशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, ताकि हम अपने जो डिज़ायर्ड हमारे जो गोल्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, उसको हम मीट कर सकें। तो देखिए आगे है इसमें विज़न की बात करें तो, कि विज़न क्या है हमारा, विज़न मीन हम क्या देखते हैं, कैसा क्या चाहते हैं, विज़न वैल्यूज़, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो विज़न मीन हम क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री क्या है, रिफ्लेक्ट करता है इसके बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट फीचर्स, कल्चर्स को, एथोस को। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस और यूएसए की बात करें, ये प्रोडक्ट है हमारी पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस के। तो फ्रांस और यूएस में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के कारण चेंज आए, लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिटन, आज तक रिटन नहीं है, ये एक आउटकम है ग्रेजुअल एवोल्यूशन का, आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजेस होते हैं, रूल्स बनते रहे, ये एकदम से नहीं रूल बने ब्रिटिश में। तो अनलाइक यूएसए एंड यूके, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो रिजल्ट है सीरियस डेलिब्रेशंस का, बहुत सारी घटनाओं का ये एक रिजल्ट है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको बनाया था, जिसको कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे, मीन्स इन लोगों को जिन्होंने हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसको कहते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारा संविधान बनाया, इनको हमने डायरेक्टली चुना नहीं था, मीन्स लोगों ने वोट डाल के नहीं चुना था, लेकिन ये अपने अपने एरियाज में बढ़िया थे, इनका अच्छा प्रभाव था, तो इनको इनडायरेक्ट वे से ही चुनकर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी। तो जिसके जो मेंबर थे, मोस्टली ज़्यादातर जो मेंबर थे इसके असेंबली के, वो हिंदूज थे, मुस्लिम थे, सिख थे, एंग्लो इंडियन मीन इंग्लिश अंग्रेज, जो इंग्लिश थे और इंडिया से ताल्लुक़ रखते थे, क्रिश्चियंस थे, हरिजन थे, पारसीज थे। इस असेंबली में जो मेन मेन पर्सनैलिटीज़ थी जिनका ज़्यादा नाम है, वो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, के एम मुंशी, जे बी कृपलानी, सी राजा गोपालचारी, पातावी सीतारामैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम गोपाला स्वामी, अयंगर, एक्सेट्रा। तो इसमें 15 फीमेल मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिन्होंने संविधान बनाया, जिसमें मेन थी सचिता कृपानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, ये इसमें लेडीज़ भी थी, जो कि 15 की गिनती में थी, जो जिन्होंने संविधान बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अब प्ले किया। तो देखिए सम आइडियाज़ जो थे इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थे हमारे फ्री इंडिया में, कि हम कमिटमेंट करेंगे, हम डेमोक्रेसी में लोकतंत्र को चलाएंगे, हम इस बात की गारंटी देंगे कि सबको जस्टिस मिले और सब इक्वल होंगे, सबको फ्रीडम होगी, लोगों को सभी कानून की नज़र में, हर नज़र में इक्वल होंगे। तो जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न में थे, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान इस बात पे था कि हम जो स्ट्राइब्ड मीन जो वंचित लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, उनको फीड करें, उनके लिए भी कुछ ऐसे रूल्स बनाएंगे कि वो लोग भूखे ना रहें, हमारी गरीबी ना रहें, लोगों को क्लॉथ क्लॉथ प्रोवाइड करेंगे, जो नेक्ड हैं, नंगे रहते हैं, जिनके पास मीन कम कम कपड़े हैं या कपड़ों का अभाव है, उन लोगों का भी हम बेनिफिट करेंगे।
हम एंड करेंगे एक्सप्लोटेशंस को, जो किसी आदमी को कम सैलरी देते हैं, काम ज़्यादा करवाते हैं, किसी का एक्सप्लोटेशन मीन्स किसी को लूटने को, सिस्टम को हम ख़त्म करेंगे, जो कि ऑलरेडी डिप्राइव्ड एंड डिप्रेस्ड सेक्शंस सोसाइटी के हो रहे हैं। मीन्स जो भी हमारे ऐसे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, ऐसे लोग हैं जो कि पहले से ही उन जिनका विकास नहीं हुआ, उनके लिए हम ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। ये हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उनका खास एक ये भी एक ध्यान था, भी उनका लिए भी कुछ बढ़िया कानून्स बनाएंगे। तो आगे देखिए बात करते हैं प्रीमिएबल। ये हमारे बिगिनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी। प्रीमिएबल का क्या देखिए रीज़न है इसका, देखिए कि प्रीमिएबल मीन्स इंट्रोडक्शन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये नॉन जुडिशि जस्टिकेबल है, इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते इस तरह की। तो इसमें क्या है, ये कंटेन करता है पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसमें एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बेसिक पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको हम सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। तो कोर्ट्स रिगार्ड इट एज ए की टू इम्प्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट्स इसको एक मेन की कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आइए इसकी तरफ अब ध्यान देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रीमिएबल शब्द क्या है। तो देखिए वी पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली, हम ये कहते हैं कि हम एक सोबनेज सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हैं, और हमारे सिटीजन हैं वो जस्टिस में, लिबर्टी में, इक्वलिटी में, फ्रेटर्निटी में, सब जगह सेम हैं, इक्वल हैं। तो देखिए कुछ सैलेंट फीचर्स की बात करते हैं, जो हमारे मेन फीचर्स हैं इसके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जिससे कि हम नेशनल गोल्स को अपना ले सकते हैं प्रीमिएबल में। तो देखिए जो फाउंडिंग फादर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर पिता कहा जाता है, उन्होंने ट्राई किया, कोशिश की इनकॉर्पोरेट करने की कुछ प्रिंसिपल्स को, जो कि लीडर्स के थे, फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल्स के। तो उन्होंने दे आल्सो ट्राइड, उन्होंने ये भी ट्राई किया, कोशिश की अडॉप्ट करने की कि बेस्ट फीचर्स हम कॉन्स्टिट्यूशन में लें दूसरी कंट्री से भी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, संविधान बनाने वाले लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उन्होंने दूसरी कंट्री के संविधानों में से भी अच्छी अच्छी बातों को हमारे संविधान में ऐड किया। जैसे कि इंग्लैंड से कुछ चीज़ें, यूएसए से ली हमने, कुछ कनाडा से, कुछ आयरलैंड से। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फीचर्स ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, उसमें कई सारे फीचर्स हैं और देशों के संविधानों के भी मिक्स किए हुए। तो नीड क्या है हमारी, एस्पिरेशंस क्या है हमारी, लोगों की उम्मीदें क्या हैं, कि हम ट्रांसलेट करें, हम उनके आइडियाज़ को, रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़िया बना के आगे तरक्की करें। तो देखिए डू में है, इसमें फीचर्स की बात की थी हमने भी। तो फीचर में देखिए ब्रिटिश से क्या लिया हमने, ब्रिटिश से लिया कि हेड जो है हमारा स्टेट का, वो क्यों की तरह, आइडिया प्रीमिबल का, कैबिनेट सिस्टम का, पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी, वाई कैबिनेट में डबल हमारी विधानसभा होगी, लोकसभा बनाएंगे, राज्यसभा बनाएंगे, हमारे चलता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इकट्ठी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होगी, लोकसभा का स्पीकर होगा, मेंबर्स ऑफ प्राइवेट पार्लियामेंट होंगे। अमेरिका से हमने लिया कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है हमने, उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, फेडरल सिस्टम होगा स्टेट वाइज, हेड जो स्टेट का होगा उसको प्रेसिडेंट कहेंगे पूरे देश के। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होगी, हमारे पास अदर स्टेट्स भी होंगी, उनके लिए भी अलग से प्रोविजंस होंगे। राज्य होगा, राज्यसभा होगी जो इंडिया में रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को, जैसे कि यूएस सेनेट है। कनाडा से हमने लिया यूनियन स्टेट्स को इकट्ठा करके एक जो गवर्नमेंट बनाई हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट वो। आयरलैंड से हमने लिया कंसेप्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, कि स्टेट के भी क्या सिद्धांत है, किस बेस पे स्टेट काम करेगी। और यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली, कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हम क्या, हमारी ड्यूटीज़ क्या है और उनको कैसे निभाना है। तो बेसिक फीचर्स की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, देखिए यूनिक कंस्ट्रक्शन मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में अलग है। वो कैसे है देखिए, द बेस्ट फीचर क्या है हमारा, मैनी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है वर्ल्ड में, कि वो मॉडिफाइड किए गए हैं, वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग और कंडीशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गुड पॉइंट्स का है, सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस का। हमारा जो संविधान है वो कई सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का एक कॉम्बिनेशन है, उनके बढ़िया पॉइंट्स का, इसलिए हमारा जो संविधान है वो सबसे अलग है, यूनिक है, सिंगल है। तो एट द सेम टाइम जो नीड्स हैं हमारी, एस्पिरेशंस, हमारी उम्मीदें हैं पीपल की, वो भी इग्नोर नहीं की गई। मीन्स हमने संविधान में बाकी देशों की अच्छाई तो ली, बाकी देशों के संविधान में से अच्छी बातें तो ली, लेकिन साथ में इस बात का ध्यान भी रखा कि हमारे देश के लोग हमसे क्या ज़रूरत मांगते हैं और क्या उनकी उम्मीदें हैं, उनका भी हमने ध्यान दिया है। अब सेकंड क्या है इसमें देखिए फीचर, जो सेकंड फीचर है इसका,
कि ये लेंथीएस्ट है, ये सबसे लंबा संविधान है देश में। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया लेंथीएस्ट है और मोस्ट डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री का संविधान इतना लंबा और इतना डिटेल में नहीं है जितना हमारे देश का है। तो इसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 395 आर्टिकल्स इसमें और 12 शेड्यूल्स है इसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इसको बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको कंप्लीट फाइनल ड्राफ्ट बनाने के लिए, और नवंबर 26 1949 तक ये ड्राफ्ट बना, इसका तैयार हुआ। लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया था जनवरी 26 में इन 1950 में। तो देखिए थर्ड जो फीचर है इसका कि ये इतना बड़ा हो लेंथीएस्ट होने के बाद भी ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया है इसको, जिसमें कई लोग शामिल थे। तो इसमें इसको स्पेशली इलेक्ट किया गया है इस पर्पज़ के लिए, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हमने इलेक्ट किया था संविधान बनाने के लिए। तो उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया और इसको तैयार किया है। तो इसको देखिए जो मेन इसका जो प्रेजाइडिंग है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जिन्होंने ये बनाया था, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिनके बिना ये संविधान पॉसिबल नहीं था। तो देखिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो वो फीचर है रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड होता है ठोस और फ्लेक्सिबल होता है जिसको हम आसानी से चेंज कर सकते हो। हमारे संविधान में दोनों चीज़ें हैं, इसको हम रिजिड भी कहते हैं कि इसमें चेंजिंग करना मुश्किल भी है, और फ्लेक्सिबल इसलिए कहते हैं इसको चेंज करना आसान भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल का किस बेस पे कहते हैं? प्रोसीजर के बेस पे, जो अमेंडमेंट मीन्स इसमें कोई सुधार करना है, इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, इसको चेंज करना है, उस विधि के अकॉर्डिंग, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसको हम रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो देखिए रिजिड कब होता है कि इसको आसानी से नहीं बदला जा सकता, कि कोई आसानी से नहीं बदल सकता, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए रिजिड है, ठोस है। लेकिन दूसरी साइड पे ऑन द कॉन्ट्रेंसी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इसको आसानी से हम अमेंड भी कर सकते हैं। तो मीन जिसको आसान करना इतना आसान भी, इसको चेंज करना इतना आसान भी नहीं है और चेंज करना इतना मुश्किल भी नहीं है। वो कैसे? देखिए स्ट्रेंथ होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि ये स्टेबल रहेगा। अगर कोई इसको जल्दी जल्दी चेंज नहीं करेगा तो ये स्टेबल रहेगा, गारंटी रहेगी कि ये बढ़िया ही रहेगा। और फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि नेचर में कोई प्रोग्रेस होगी हेल्पफुल करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए नेशन को, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं इसमें। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमने कह दिया रिजिड भी है और ये फ्लेक्सिबल भी है। तो इसमें देखिए ये एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई होली डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई धार्मिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये फ्रेमवर्क है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का। और इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मीन ये कोई हमारी धार्मिक पुस्तक नहीं है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान है देश का, इसको हम चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन चेंजिंग करना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, और मुश्किल भी है। अकॉर्डिंग टू दीज देखिए 3 मेथड्स हैं अमेंडमेंट करने के। तो देखिए इसको रिजिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको चेंज करने के जो मेथड्स हैं वो काफ़ी हार्ड हैं, बड़ी आसानी से नहीं हो सकते। और ये मेथड्स क्या हैं अमेंडमेंट करने के? 3 मेथड्स। पहला है सिंपल मेजॉरिटी। इसमें क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए आसानी से हम पास करेंगे अमेंडमेंट बिल, हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें सिंपल मेजॉरिटी मीन्स बिल को अप्रूव कर देंगे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो प्रेजेंट थे वहाँ पे पार्लियामेंट में, और बोथ हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा वाले लोग वहाँ पे जो प्रेजेंट थे वो पूरे बहुमत से उसको पास कर देंगे। तो हम कहेंगे सिंपल मेजॉरिटी से वो जो है अपना चेंज, कोई भी चेंज उसमें करना है, कोई भी नया कानून डालना है या कोई कानून पुराना ख़त्म करना है, तो वो आराम से सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। सेकंड है बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है कि इसमें जो बिल है, जो अमेंडमेंट बिल है हमारा, वो अप्रूव किया जाएगा बोथ हाउसेस द्वारा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस द्वारा। इसमें क्या है, पहले तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए टोटल मेंबर्स की, या फिर 2/3, 3 में से 2 मेंबर्स जो हैं वो वोट डालेंगे और प्रेजेंट होने चाहिए। मान लीजिए 3 मेंबर हैं पार्लियामेंट में, तो उसमें से 2 आदमी कम से कम वोट डालेंगे इसमें। तो मान लीजिए 300 आदमी हैं तो 200 आदमी की प्रेजेंस जरूरी है, उनका वोटिंग जरूरी है, तो उसको कहते हैं बाय स्पेशल मेजोरिटी। थर्ड मेथड है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन। तो इसमें देखिए इसमें बिल पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से। तीसरा मेथड जो है इसमें क्या है, दोनों हाउसेज लोकसभा राज्यसभा भी आएंगे और अपनी स्टेट की लेजिस्लेशंस को भी, विधानसभा को भी हम लेंगे, जो कि इसमें अपना रोल प्ले करेंगी इसको पास करने के लिए। तो इसमें देखिए सिंपल मेजोरिटी था, सिंपली हो गया। स्पेशल में 2/3 कम से कम चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी में रेटिफिकेशन मीन्स गवर्नमेंट को, अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, जब भी नीड पड़ी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की, तो उसको हमने चेंज किया है डिमांड्स के अकॉर्डिंग, लोगों की अपने नेशनल गोल्स के अकॉर्डिंग।
हमारी ईवल प्रैक्टिसेस जो है बुराइयों को दूर करने के लिए। तो देखिए जो एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, ये क्या था कि हमारे जो देश आज़ाद होने के बाद जो हम इंग्लैंड के एक प्रिंस था, उसको हम पैसे देते थे, तनख्वाह देते थे, वो हमने बंद की थी। सेकंड क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। हमने बैंक्स को नेशनल लेवल पे स्थान दिया कि एक ही बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो पूरे नेशन में उसकी ब्रांचेज़ हैं, हम एक खाता कहीं भी खुला हो, हम कहीं भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो नेशनलाइजेशन बैंक का किया। हमने रिज़र्वेशन ऑफ किया ओबीसी का, राइट टू इन्फॉर्मेशन में किया हमने भी, कोई भी आदमी कोई इन्फॉर्मेशन लेने का उसको राइट है, ये कानून किया। राइट टू एजुकेशन में किया कि 15 साल से छोटे बच्चे को जो एजुकेशन है वो ज़रूरी है, ये बिल पास किया। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, कि हम लोकल बॉडीज़ में वुमेन्स के लिए भी सीट्स को एलोकेट करेंगे, सरपंची में या मेंबर्स में या एमएलए में, उनको भी कुछ रिजर्वेशन देंगे। तो ये ऐसी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये शो करती हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनामिक मीन्स मोशन में रहता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन चेंज करने इतने ईजी भी नहीं है इसलिए रिजिड है, और इतने मुश्किल भी नहीं है इसलिए फ्लेक्सिबल भी है। तो हमारे पास ये प्रूफ है हमारी कमिटमेंट का कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया को ट्रूली सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटी में हमें इसको डायनामिक बना के रखा हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट है इसमें जो किंग ऑफ प्रिंसी स्टेट्स की बात किए हैं जिन्होंने मर्ज, देखिए हमारे जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय कुछ हिस्सा हमारा देश का अंग्रेज़ों के पास था, और कुछ हिस्सा उन्होंने उन प्रिंसेस को दे दिया था जो अंग्रेज़ों के हक में थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश वाला हिस्सा तो हमारे पास आ ही गया, और जो प्रिंसी स्टेट्स थे वो भी हमने मर्ज कर दिए थे इंडिया में, और इंडिया को बना दिया था इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए हम उनको लोगों को कुछ अमाउंट देते थे, उन जिनके एरियाज हमने ऐड किए थे, जैसे हैदराबाद बाद में ऐड हुआ था, तो वहाँ के प्रिंस को हम पैसे देते थे, उसको थे प्रिवी पर्स। तो वो सिस्टम भी हमने संविधान में बाद में पास किया करके ख़त्म किया था। तो ये बात करते हैं इंडिया में, इंडिया इज सोवरजन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ये। सोवरेन मीन्स इसकी कंट्री जो है फ्री है एक्सटर्नल कंट्रोल से, इस पर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। इंटरनली हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, हमें कोई देश दूसरा फोर्स नहीं कर सकता। तो दूसरी कंट्री हमें अपनी पॉलिसी बनाने के लिए जोर नहीं लगा सकती। तो नो बॉडी आउटसाइड से हमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता हमारी इंटरनल मामलों में। सेकंड, सोशलिस्ट स्टेट का मतलब क्या है कि हमारा जो नेशनल गोल्स हैं वो अचीव करें, इसलिए हमने इंडिया को एक्सप्लोटेशन मीन्स लूटने से बचाने के लिए मैनी फॉर्म्स में हमारे पास इकोनॉमिक जस्टिस है। तो नेक्स्ट है हमारा इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। जो हमारा इंडिया वो सेकुलर स्टेट कैसे कि सभी रिलीजन जो है हमारे इक्वल फ्रीडम है, कोई कोई सा भी धर्म को अपनाए, हमें कोई टेंशन नहीं है, अपनी मर्जी से कर सकता है। तो इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता किसी ग्राउंड पे, रीजन बेस पे सबको राइट है फ्रीडम की, भी कोई भी वो धर्म को अपना सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है हमारी इंडिया, लोकतंत्र। इसमें जो गवर्नमेंट है हमारी वो इलेक्ट की जाती है लोगों द्वारा, और वो लोग हैं आगे देश को चलाते हैं, और वो लोग आगे भी और लोगों को चुनते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए, जैसे सीएम को, पीएम को। तो गवर्नमेंट जो हमारी है कुछ बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक मीन्स हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हमारा राष्ट्रपति है, उसको इलेक्ट करते हैं हम, हेड करते हैं हमारे लोगों में से ही। और अदर हैंड ये डेमोक्रेसी है, इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो हेड है स्टेट का वो किंग या क्वीन होती है, और आगे उनके बच्चे होते हैं। लेकिन हमारे देश में रिपब्लिक इस तरह है कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है सबसे बड़ा है, उसको भी हम लोग ही चुनते हैं। तो ये पब्लिक में से ही चुना जाता है, इसलिए हम रिपब्लिक में से ही, तो इसलिए नाम आया रिपब्लिक। आगे देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसमें सेंटर में और स्टेट में दोनों तरफ गवर्नमेंट है, और हमने जो अडॉप्ट सिस्टम किया है ब्रिटिश सिस्टम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है, हमारा क्लोज रिलेशनशिप है लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव के साथ। लेजिस्लेशन जो नीचे विधानसभा होती है हमारी, और एग्जीक्यूटिव जो सीएम और पीएम है उनके साथ हमारा अच्छा इसमें डेमोक्रेसी में रिलेशन है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, जो सीएम के साथ या पीएम के साथ मिनिस्टर जो अटैच किए गए उनको काम करने के लिए, वो भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेशन के, और ये होल्ड करते हैं ऑफिस को तब तक जब तक कि इनको कॉन्फिडेंस है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो हेड होता है स्टेट का, जो इंडिया का, वो प्रेसिडेंट है, और वो लेकिन वो मेन हेड नहीं है, क्योंकि उसकी जो पावर्स हैं, उसके पास पावर्स तो बहुत हैं, बट इन प्रैक्टिस ये सभी की सभी पावर जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर यूज़ करता है।
क्योंकि आगे प्राइम मिनिस्टर को काम करने के लिए प्रेसिडेंट को काम करने के लिए प्रधानमंत्री चुनना पड़ता है, और प्रधानमंत्री को कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स ग्रुप ऑफ मिनिस्टर दिए जाते हैं जो आगे काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट मेन हेड होने के बाद भी इसकी पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट यूज़ करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपनी बेनिफिट के लिए ही पीएम को चुना होता है। आगे देखिए इसमें है फेडरल एंड यूनिटरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा फेडरल है, क्योंकि रिटन है, रिजिड है, ये डिवाइड करता है हमारा पावर्स सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में। फेडरल मीन्स ये अलग अलग है, स्टेट का कानून अलग है, स्टेट की सरकार अलग है, और देश की सरकार मेन अलग है। तो ये फेडरल भी है, और यूनाइटली मीन्स मिलकर सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट से इकट्ठी हैं एक दूसरे से। तो देखिए इंडिया एक फेडरल सिस्टम पे है बेस्ड। इसमें डिफरेंस क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, दिल्ली में बैठती है। ये इतनी पावरफुल है कि जब इसको लगता है कि हमारा जो इंडिया है वो रियली एक फेडरेशन है, और बट वैसे हम उसको यूनाइटली स्टेट के तौर पे काम करते हैं। तो ये जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो इतनी पावरफुल है कि जब इसको लगता है कि हमारा इंडिया इज़ नॉट रियली फेडरेशन, हमारा इंडिया बढ़िया नहीं काम कर रहा है, तो वो यूनाइटली पूरी स्टेट्स को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें सेवरल फीचर्स हैं फेडरेशन के कंबाइंड, जिसको हम यूनिटरी स्टेट भी कह सकते हैं। तो सम जो इसमें पीपल हैं वो डिस्क्राइब करते हैं इंडिया को भी फेडरल है, और इसमें एक अच्छी बहुत अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, मीन्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो नेक्स्ट देखिए डू यू नो में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो देखिए राइट टू वोट ग्रांट किया गया था 1950 में कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया का जिसकी उम्र 21 साल से बड़ी है उसको हम वोट डालने का अधिकार देते हैं। लेकिन ये अमेंडमेंट कौन सी थी, 61st अमेंडमेंट थी 1988 में, जिसमें इसकी उम्र फिर 18 साल कर दी गई थी। पहले 21 साल थी, फिर ये उम्र 18 साल कर दी गई थी। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है। तो मीन्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर एक आदमी जो इंडिया में रह रहा है जिसकी उम्र 18 साल है या उससे ज़्यादा है, वो वोट डाल सकता है इलेक्शंस में बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी कास्ट से, किसी भी कलर का हो, किसी भी क्लास का हो, एबीसी, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो मैन हो या फीमेल हो, उसको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वोट डालने का उसको अधिकार है। तो इक्वलिटी ये है जो है उसको बेसिक प्रिंसिपल देती है डेमोक्रेसी का। तो इस राइट से वो इनेबल होता है सिटीजन कि वो इन्वॉल्व होता है गवर्नमेंट और कंपनी की गवर्नमेंट चलाने में या गवर्नमेंट को बनाने में, क्योंकि उसके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आगे जाके गवर्नमेंट को चलाते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, सिंगल सिटीजनशिप। हम इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं, हमारे पास इंडिया की सिटीजन ही ओनली एक सिटीजनशिप है। तो इन यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है। तो कैसे है कि एवरी अमेरिकन इज़ ए सिटीजन ऑफ, अपनी खुद की स्टेट का भी सिटीजन है और वो यूनाइटेड स्टेट्स का भी है। मान लीजिए हम बात करें हमारी, तो इंडिया में हम अपनी स्टेट के तो सिटीजन है ही हैं हरियाणा में, और साथ में हम दिल्ली के भी सिटीजन हो जाएं, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इस तरह नहीं है, हम एक ही सिटीजन कहेंगे इंडिया के। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो इसलिए हर इंडियन जो है हमारा वो सिंगल सिटीजन में सिस्टम से है। तो देयर इज़, यहाँ पे एक बात और भी है कि जो सिटीजनशिप है वो नेम के अकॉर्डिंग है, स्टेट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, स्टेट के नेम के अकॉर्डिंग नहीं है, इंडिया के अकॉर्डिंग है। तो जो भी सिटीजन इंडिया के हैं उनको हम सिक्योरली एम्प्लॉयमेंट करते हैं एनीवेयर इन द कंट्री, वो कंट्री में कहीं भी काम कर सकते हैं। और पीपल जो कहते हैं अपने को पंजाबी, मराठी, गुजराती, वो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो लैंग्वेजेस बोलते हैं। इस बेस पे नहीं कि वो सिटीजन बेस पे है, सिटीजन बेस पे हम सब भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। आगे देखिए इसमें नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एंड सिंगल जुडिशियल सिस्टम। जो इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड में एक ही सिस्टम है जुडिशियल का, जो एक आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेट किया हुआ है। तो जुडिशियल सिस्टम जो है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का, वहाँ सेपरेट सिस्टम है फेडरल का और स्टेट कोर्ट्स का। लेकिन हमारे कंट्री में जो सारा का सारा जुडिशियल सिस्टम है, इसमें कोर्ट्स का एक सिस्टम बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया की, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होंगी। तो उनका स्ट्रक्चर बनाया गया है कि कौन किसके ऊपर रूल्स बनाएगा, लॉ करेगा। तो जो हाई कोर्ट्स हैं हमारी, उनको राइट है सुपरविजन करने का, वो अपनी निचली अदालतों के ऊपर जो अपनी स्टेट्स में होती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं, उन अदालतों के ऊपर हाई कोर्ट्स का कंट्रोल होता है। तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंस है। तो देखिए हम फ्री हैं, एग्जीक्यूटिव जो है, लेजिस्लेशन है, जो अपना पार्लियामेंट है, उसका कोई लेना देना नहीं है जज से, जज वगैरह फ्री हैं, वो अपनी मर्जी से, अपने सूझबूझ से फैसले कर सकते हैं। जज को अपॉइंट करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन बेसिस पे, लेकिन उनको
रिमूव नहीं कर सकते हम, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं उनको रिमूव कर सकता, प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता। उसको रिमूव करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जो कि आगे जुडिशली में डिस्कस है। तो देखिए इसमें फंडामेंटल की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की स्टेट की, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, हमारे ड्यूटीज़ की बात करें, तो बेसिक जो अपना फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये बताते हैं कि हमारे फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट की, सिटीजन्स की, हमारी हमारी कुछ सिटीजन की ड्यूटी भी हैं, हमारे कुछ अधिकार भी हैं, और हमें लर्न करना है कि हमारे ये विटल एलिमेंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, हम ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में इनको, जो भी बात करी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।